अगर हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है और उसे समझना है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझते हैं। अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फीचर्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी एक्सेट्रा। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए और उसके थ्रू जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है उसे समझने के लिए क्या सिर्फ प्रोविजंस को समझना इनफ है? वेल, शायद नहीं। देखो, जो लॉज और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं इनमें लीगल कंटेंट तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इनका मॉरल कंटेंट भी होता है। यहाँ लीगल कंटेंट का मतलब है जो रूल्स और प्रैक्टिसेस उस पर्टिकुलर प्रोविजन में मेंशन्ड हैं, और मॉरल कंटेंट का मतलब है कुछ वैल्यूज या आइडियल्स जो कि इन प्रोविजंस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर एनफोर्स हो रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को बैन करते हैं। ये प्रोविजंस हमें राइट टू इक्वालिटी में देखने को मिलते हैं। अब ऐसे प्रोविजंस में ये मेंशन्ड है कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया लीगल कंटेंट। लेकिन ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है ये कनेक्टेड है विद द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। इन प्रोविजंस के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन को बैन करके बेसिकली इक्वालिटी की वैल्यू को सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है। ये है मॉरल कंटेंट। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कुछ मॉरल कंटेंट और आइडियल्स को प्रमोट या फिर एस्टैब्लिश या एनफोर्स करते हैं। अब ये जो सभी वैल्यूज और आइडियल्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एनफोर्स करते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल विजन। जैसे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी जैसे वैल्यूज को एनफोर्स किया गया है। ये सब कोर वैल्यूज मिलकर बनाती हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल विजन। और कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल विजन डिसाइड करता है एक सोसाइटी या फिर कंट्री किन मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड होगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल विजन से पता चलता है सोसाइटी का एक ओवरऑल विजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ वैल्यूज को एस्टैब्लिश करके बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से समझने के लिए उसके प्रोविजंस में जो लीगल कंटेंट है उसे तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ इन प्रोविजंस के पीछे जो वैल्यूज और आइडियल्स हैं जिन्हें ये प्रोविजंस एनफोर्स कर रहे हैं इन्हें भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉरल एस्पेक्ट या फिर मॉरल विजन है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बेस्ड हैं, इसे समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने की एक डिफरेंट अप्रोच रिक्वायर्ड है, और इस अप्रोच को बोलते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के कंटेंट को समझना है तब तो लीगल अप्रोच इज मोर देन एनफ, लेकिन अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल विजन और मॉरल कंटेंट को समझना है तो फिर इसके लिए हमें चाहिए पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। लेकिन इस पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच में एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, इस पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। इनमें से पहली है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स मेंशन्ड है जैसे कि सिटीजनशिप या फिर राइट्स या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इन टर्म्स का मतलब क्या है इसको समझना। इसके बाद दूसरी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कौन कौन सी वैल्यूज और आइडियल्स को एनफोर्स किया गया है, और इन वैल्यूज या फिर आइडियल्स के थ्रू सोसाइटी में किस तरह का विजन बनाने का अटेम्प्ट किया गया है इसे समझना। और तीसरी चीज है जो वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एनफोर्स करी गई हैं इन वैल्यूज का जस्टिफिकेशन क्या है, यानी कि व्हाई दीज वैल्यूज एंड व्हाई नॉट सम अदर वैल्यूज। ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच के बेसिकली 2 एप्लीकेशंस या फिर यूजेस हैं, जिनमें से पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस अप्रोच के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल कंटेंट को फिगर आउट कर सकते हैं, और ये मॉरल कंटेंट हमें हेल्प करता है सोसाइटी के कोहेरेंट विजन को अंडरस्टैंड करने में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से रिलेटेड मॉरल कंटेंट है वो हमें प्रोविजंस को ठीक तरह से इंटरप्रेट करने में भी असिस्ट करता है। ये 2 एप्लीकेशंस या फिर यूजेस हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच के। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझते हैं तो हमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को रेफर करने की जरूरत पड़ती है, और इसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जिन वैल्यूज को हमारे मॉरल कंटेंट का पार्ट बनाया गया है वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं। साथ ही में इन वैल्यूज और इनसे रिलेटेड प्रोविजंस और प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करने के रीजंस भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से पता चलते हैं। अब जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात है तो इसे समझने के लिए हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को रेफर करना ही चाहिए, क्योंकि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हैं वो 1946 से लेकर 1949 के बीच हुए थे, जो कि आज से 70 to 80 ईयर्स पहले की बात है। इन 70 to 80 ईयर्स में इंडिया के सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। दीज डिबेट्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स एंड ओपिनियंस मेड इन इट आर स्टिल वेरी मच रेलेवेंट। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके थ्रू जो मॉरल विजन इंडियन सोसाइटी में क्रिएट करने का अटेम्प्ट किया गया है, इस मॉरल विजन में बेसिकली 6 कोर वैल्यूज और आइडियल्स आते हैं। ये हैं लिबरल इंडिविजुअलिज्म या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इंडियन सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी। ये जो सभी 6 कोर वैल्यूज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एनफोर्स करना एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सटैंटिव अचीवमेंट्स भी कंसीडर करी जा सकती हैं।
मैं इन वैल्यूज़ को एक एक करके डिस्कस करता हूँ और साथ ही मैं बताता हूँ कि इन वैल्यूज़ को हमारी सोसाइटी में एनफोर्स करना एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अचीवमेंट्स क्यों कंसीडर करी जा सकती हैं। इसमें से पहली वैल्यू है इंडिविजुअल फ्रीडम, या फिर जैसे लिबरल इंडिविजुअलिज्म भी बोला जाता है। ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यू है, ये हमारी सोसाइटी में ब्रिटिश रूल के टाइम से ही एस्टैब्लिश होने लगी थी। क्योंकि ब्रिटिश रूल में जब भी लोगों की फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश करी जाती थी, तब हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे। जैसे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल किया था, तब हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जिन्हें लीड किया था राजा राम मोहन रॉय ने। अपार्ट फ्रॉम इट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट के थ्रू जब आर्बिट्रेरी अरेस्ट के अगेंस्ट जो फ्रीडम थी, इसे कर्टेल किया था, तब भी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। सो इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यू, जिसमें कई तरह की फ्रीडम्स आती हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये सब ब्रिटिश रूल के अंडर हमारी सोसाइटी में इवॉल्व हुई और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एनफोर्स किया गया। नाउ ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यू है, इससे हमारी सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एनफोर्स करना एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सटैंटिव अचीवमेंट मानी जाती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी वैल्यूज पर ज्यादा जोर दिया जाता है और कम्युनिटी वैल्यूज और प्रेफरेंसेस से ही इंडिविजुअल वैल्यूज और प्रेफरेंसेस डिराइव होती हैं। इस कंटेक्स्ट में इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यूज को सोसाइटी में एनफोर्स करना एक तरह की अचीवमेंट मानी जा सकती है। इसके बाद दूसरी वैल्यू है सोशल जस्टिस की। जो वेस्टर्न कंट्रीज और डेमोक्रेसीज हैं, इनमें हमें क्लासिकल लिबरलिज्म का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जहां इंडिविजुअल्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर कम्युनिटी राइट्स एंड वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें लिबरलिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। लेकिन इस इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ सोसाइटी में सोशल जस्टिस को भी एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ सोशल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी के कुछ वीक सेक्शंस को, जिन्होंने पास में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, इन्हें एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू अपलिफ्ट करना। यहाँ एफर्मेटिव एक्शन का एग्जांपल हो सकता है रिजर्वेशन का प्रोविजन, जो कि SC, ST और OBC कैटेगरीज के लोगों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में दिया गया है। जो इंडिया में लिबरलिज्म फॉलो होता है, ये वेस्टर्न लिबरलिज्म से थोड़ा अलग है, क्योंकि जहां वेस्टर्न लिबरलिज्म में इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स पर फोकस किया जाता है, वहीं इंडियन लिबरलिज्म में इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी एफर्मेटिव एक्शन और पॉलिसीज के थ्रू एनफोर्स किया जाता है। सोशल जस्टिस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सोसाइटी में एनफोर्स करना कॉन्स्टिट्यूशन की एक सब्सटैंटिव अचीवमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि इन मोस्ट केसेस जहां सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश किया जाता है, वहां इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स की प्रेजेंस कम होती है, जैसे कि USSR के केस में। सो इन मोस्ट केसेस या तो इंडिविजुअल फ्रीडम्स और राइट्स पर फोकस होता है या फिर सोशल जस्टिस पर। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सोशल जस्टिस को एनफोर्स किया गया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक बैलेंस बनाया गया है बिटवीन बोथ दीज एस्पेक्ट्स। In fact, India is one of the first countries to establish a balance between social justice and individual liberties. इसके बाद थर्ड वैल्यू है सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ना ही पॉलिटिक्स रिलीजन में कोई रोल प्ले करेगी और ना ही रिलीजन का पॉलिटिक्स में कुछ रोल होगा। सेक्युलरिज्म में भी हमें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन के बीच कंप्लीट सेपरेशन या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। दोनों एक दूसरे से स्ट्रिक्टली सेपरेटेड हैं, और इस स्ट्रिक्ट सेपरेशन के पीछे जो पर्पस है, वो है इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को सेफगार्ड रखना। लेकिन अगर रिलीजन और स्टेट के बीच कुछ कनेक्शन या इंटरैक्शन होता है, तो इससे इंडिविजुअल फ्रीडम कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है? वेल देखो, अगर स्टेट या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है, तो फिर रिलीजन और ज्यादा पावरफुल बनता है। अब ज्यादा पावरफुल बनने से रिलीजन लोगों की लाइव्स के कई सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे कि क्या खाना है, किसके साथ बैठना है, एक्सेट्रा। और इन सब से लोगों की जो इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड फॉर दिस रीजन स्टेट को रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही में इसका ऑपोजिट भी इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन को गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सिस्टम्स है, वो रिलीजन के इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए बनाई जाएंगी, जिससे अगेन रिलीजन ज्यादा पावरफुल बनेगा। देयरफॉर स्टेट और रिलीजन दोनों को एक दूसरे से आर्म्स लेंथ पर होना चाहिए। दिस इज वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म दो तरह से अलग है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। इंडियन सेक्युलरिज्म में रिलीजियस ग्रुप्स को राइट्स दिए गए हैं। इन राइट्स के थ्रू जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज को ओवर पावर नहीं कर पाएगी। और इंडिया की सभी रिलीजियस कम्युनिटीज, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में, सभी की इक्वल स्टैंडिंग होगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी ऑपरेस ना हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल का स्टेटस और डिग्निटी डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं बाय द स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ हिज कम्युनिटी। सो अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी इंफीरियर है व्हेन कंपेयर टू सम अदर कम्युनिटी, तो फिर इस कम्युनिटी के मेंबर्स भी इंफीरियर मैनर में ट्रीट किए जाएंगे, विच इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सेकेंडली, इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट या फिर गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है इफ रिक्वायर्ड।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी और डेरोगेटरी सोशल प्रैक्टिसेस पास्ट में प्रेजेंट थी, जिनकी रूट्स हमें रिलीजन में मिलती है, जैसे कि सती प्रैक्टिस और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में काफी टाइम से प्रेवलेंट थी और इन प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड थी। अपार्ट फ्रॉम इट, स्टेट इंटरवीन कर सकता है विद द एंड गोल ऑफ असिस्टिंग रिलीजियस कम्युनिटीज बाय गिविंग एड टू दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय दीज कम्युनिटीज। सो कुछ डिस्क्रिमिनेटरी सोशल प्रैक्टिसेस को बैन करना और साथ ही रिलीजियस कम्युनिटीज को एजुकेशनल एड प्रोवाइड करना, इन दोनों काम के लिए स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म में हमें स्टेट और रिलीजन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन या फिर कंप्लीट सेपरेशन देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्टेट सभी रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, सो दैट स्टेट कैन इंटरवीन और एब्सटेन फ्रॉम इंटरवीनिंग इन रिलीजियस मैटर्स व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये इंडियन सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को हमारी सोसाइटी में एनफोर्स करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से सब्सटैंटिव अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तब हमारे देश में कम्युनल राइट्स की सिचुएशन थी और कम्युनल टेंशंस के बीच सभी रिलीजियस ग्रुप्स को ग्रुप राइट्स प्रोवाइड करना एक चैलेंजिंग टास्क था। नेक्स्ट वैल्यू है यूनिवर्सल फ्रैंचाइज। यूनिवर्सल फ्रैंचाइज मींस देश के सभी सिटीजन्स को जो कि एक पर्टिकुलर एज से ज्यादा के हैं, इन्हें इलेक्शंस में वोटिंग का राइट देना। ये यूनिवर्सल फ्रैंचाइज की वैल्यू ब्रिटिश रूल के टाइम से ही हमारी सोसाइटी में इवॉल्व हो रही थी और ये हमें देखने को मिलता है 1895 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में, जो कि फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। इस बिल में ये मेंशन था कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन अफेयर्स ऑफ द कंट्री। कुछ ऐसा ही हमें मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, इसमें भी देखने को मिला। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज को हमारी सोसाइटी में एनफोर्स करना एक सब्सटैंटिव अचीवमेंट थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कम्युनिटीज के बीच एक हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो होता है और इन हायरार्किकल कम्युनिटीज को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर लाना, यानी कि सभी कम्युनिटीज के लोगों को वोट करने का और गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देना एक चैलेंजिंग टास्क था। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का बैलेंस एस्टैब्लिश और मेंटेन करना। यूएसए में हमें सिमेट्रिक फेडरलिज्म का सेटअप देखने को मिलता है, जहां स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर का बैलेंस है, यानी कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली पावरफुल है और सभी स्टेट्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंडिया के केस में असिमेट्रिक फेडरलिज्म का कंसेप्ट फॉलो होता है। ये कंसेप्ट दो तरह से डिफरेंट है यूएस के फेडरलिज्म से। पहला तो ये कि इंडिया के फेडरलिज्म में सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं व्हेन कंपेयर टू स्टेट्स। सो सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का बैलेंस नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। इसके अलावा सभी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। कुछ स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जो कि रिलेटिवली लेस डेवलप्ड है, इन स्टेट्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 में मेंशन्ड है। सो इंडिया इज एन असिमेट्रिक फेडरेशन और इंडिया को असिमेट्रिक फेडरेशन बनाने के दो रीजंस थे। पहला था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट करना ताकि हमारा देश यूनाइटेड रह सके, और दूसरा रीजन था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उनकी डेवलपमेंट के लिए और साथ ही उनके लोकल कल्चर और आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो लास्ट वैल्यू है वो है नेशनल आइडेंटिटी की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी को एनफोर्स करता है। रीजनल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थी और ये आइडेंटिटीज थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन एक्सेट्रा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी को कि भाई हम सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं, इस आइडेंटिटी को एनफोर्स किया और साथ ही में इस आइडेंटिटी को बाकी सभी आइडेंटिटीज से ज्यादा प्रायोरिटी पर लाया गया। ये एक काफी बड़ा अचीवमेंट रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दीज वर 6 कोर वैल्यूज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल विजन का पार्ट है और इन कोर वैल्यूज को एनफोर्स करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सटैंटिव अचीवमेंट भी रही है। अब सब्सटैंटिव अचीवमेंट के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोसीजरल अचीवमेंट्स भी है। प्रोसीजरल अचीवमेंट्स मींस कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम करी गई थी, जिन्हें हम अचीवमेंट्स के तौर पर देख सकते हैं। इनमें बेसिकली 2 अचीवमेंट्स है। पहली है फेथ इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन या डिबेट। इसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें काफी डिटेल्ड मैनर में ऑलमोस्ट हर प्रोविजन पर मॉरल और लीगल ग्राउंड्स पर डिबेट या डेलिब्रेशन किया गया और इन डिबेट्स के बाद एक प्रोविजन पर कंसेंसस अचीव हुआ। उसके बाद ही उस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में काफी एक्सटेंसिव पॉलिटिकल डेलिब्रेशन हुई और इसे हम प्रोसीजरल अचीवमेंट के तौर पर देख सकते हैं। सेकेंड प्रोसीजरल अचीवमेंट है स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के ऊपर जब डेलिब्रेशन होती है तो ये इंश्योर किया जाता है कि हर प्रोविजन पर कंसेंसस अचीव किया जाए, यानी कि सभी मेंबर्स का अग्रीमेंट हो। अब अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग आइडियाज, ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स होते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोविजन। इन डिफरेंट ओपिनियंस को शेयर किया जाता है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स और ये डिफरेंट ओपिनियंस होते हुए भी सभी मेंबर्स के बीच कंसेंसस अचीव करने के लिए अपने खुद के ओपिनियंस पर कॉम्प्रोमाइज और दूसरे के ओपिनियंस को अकोमोडेट करना,
ये स्पिरिट प्रेजेंट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में और कंसेंसस फॉर्म करने के बाद इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। सो ये थी 2 प्रोसीजरल अचीवमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये था टॉपिक पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।